प्रयाग स्टडी अड्डा पर। और आज हम साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं, कोशिका का विभाजन। जो कोशिका के जो अंग होते हैं, कोशिका को अलग अलग जब भागों में हम करते हैं तो उनके जो अंग होते हैं उनकी खोज किसने की और उनकी विशेषता क्या है। मोस्टली एग्जाम में जब कोशिका से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शुरुआत करते हैं कोशिका से। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि इस कोशिका की शुरुआत हुई कब। तो दोस्तों सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज की। अब ये कोशिका मृत भी हो सकती है और जीवित भी, लेकिन से जो कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई, जो कोशिका शब्द का नाम लिया, वो किसने लिया? रॉबर्ट हुक ने, सन 1665। फिर बात आती है 9 साल बाद। 9 साल बाद यानी कि सन 1674 में ल्यूवेनहॉक, याद रखने का तरीका है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज की और कोशिकाओं के बारे में जाना। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोशिका का सिद्धांत कब दिया और किसने दिया? तो अगर हम दोस्तों कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत दिया था स्वान और स्लाइड ने। किसने दिया दोस्तों? स्वान और स्लाइड। कब दिया? 1839। उन्होंने देखा कि भाई जो कोशिकाएं होती है उसको दो भागों में बांटा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। भाई जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें केंद्रक का विभाजन नहीं, कोशिका का विभाजन नहीं। उनमें या तो अर्धसूत्री होता है या समसूत्री। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग भागों में बांटकर उनको समझाने की कोशिश की। हम उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। आज हम कोशिका के अंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ चार्ट बनाया, बहुत आसान तरीके से हम उस चार्ट से समझ जाएंगे और वही हम मोस्टली चीजें कि जो एग्जाम में पूछी गई हो। शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन से। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? बाहरी आवरण होती है। हमारा शरीर हो, चाहे पादप हो, वनस्पति हो, इनके जो ऊपर एक बाहर का जो आवरण होता है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन्स कहलाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये ऊपर की जो आपको लाइन दिख रही है ये कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। अभी हमने आपसे बोला कि भाई ये बाहरी आवरण होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसको कहा गया है या फिर इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है जो चीजें अपशिष्ट होती है तो उसको स्किन के द्वारा उत्सर्जन किया जाना, जैसे हमारे पसीने का, भाई वो क्या होता है? अपशिष्ट होता है, तो उसको हम स्किन से बाहर निकल सकता है। हाँ, कुछ चीजें जो शरीर के लिए लाभदायक है वो बाहरी वायुमंडल से शरीर में लेना, यानी कि कुछ चीजों का बाहर जाना और कुछ चीजों का अंदर लेना, वही कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे प्रकाश से हम लेते हैं विटामिन डी, तो वो किसके द्वारा लेते हैं? हम त्वचा के द्वारा। तो इसका काम बाहर निकालने का भी हुआ पसीने का, और विटामिन डी को अंदर लेने का। तो इस प्रकार का जो कहलाता है वो कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। दूसरा ये भी होता है कि जो बाहरी आवरण होता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है दोस्तों लिपिड एवं प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। आगे हम देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो जंतुओं में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ पादप में ही पाई जाती है। और ये कैसी होती है? कड़क होती है। कैसी होती है? कड़क होती है, और इसका जो आवरण होता है वो मोटा होता है। अब ये कड़क क्यों होती है? क्योंकि ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। भाई वो पूछ सकता है कि उसका आवरण कड़क होने का कारण क्या है? क्योंकि वो किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? याद रखना, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं जीव द्रव्य।
जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी और जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा, एक केंद्रक द्रव्य होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक होता है, केंद्रक दोस्तों हम इसको कहेंगे, ये जो अंदर होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर का द्रव्य कहलाता है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक और कोशिका के बीच का द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य। आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा, जो 80% होता है वो क्या होता है, जल, और 20% अन्य गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अन्य गैसेस होती है, लेकिन उसमें 80% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन बेंडर। अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता होगा जो आपका क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुरू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, यही चीजें क्या बनाती हैं, एनर्जी बनाती है। और यहां ऑक्सीजन का आना, यानी इसको हम कहेंगे श्वसन, क्या कहेंगे इसको, श्वसन केंद्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। दूसरा, अभी मैंने बताया जब यहां से श्वसन केंद्र है तो यहां से एनर्जी बनाने का काम होता है। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, पावर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहेंगे, और जो केंद्र होता है उसे हम पावर हाउस भी कह सकते हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र, कभी इंग्लिश में पूछ ले, पावर हाउस, या फिर श्वसन केंद्र भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ। अगला हम समझेंगे दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने। राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है जो प्रोटीन होता है और जो आरएनए होता है उनका संश्लेषण करना। उनका क्या करना, संश्लेषण करना। और जो प्रोटीन होता है, संश्लेषण का प्रोटीन बनाया जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पॉइंट है। अगले कुछ पॉइंट और समझते हैं हम लोग। समझते हैं जहां बोला जाए लाइसोसोम, क्या बोला है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की। इसकी विशेषता क्या है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या होती है, जो कुछ कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होती है, जब उनका जीवन कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ये कहां जाकर समाप्त होती है, ये होती है लाइसोसोम में जाकर समाप्त होती है। इस कारण इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप यह भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं का शमशान किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 24 प्रकार के। गोल्जी का, गोल्जी बॉडी खोज करता है कैमिलो गोल्जी। इसे यातायात प्रबंधन भी कहते हैं, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसका जो मेन काम वो क्या है, हार्मोन का स्राव को नियंत्रित करना। अगले पॉइंट की तरफ चलें तो लवक के बारे में हम समझते हैं। जो लवक होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये तीनों लवक पादप में ही पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। हरित लवक आपको पता होगा, इसे रसोई घर भी कहा जाता है पौधों का, क्योंकि इसी के कारण पौधे में भोजन का बनना संभव होता है। वर्णी लवक की बात करूं तो पौधे के जो रंग बिरंगे भाग होते हैं, या फिर बोलूं जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां वर्णी लवक पाया जाता है। फल, फूल, ये सब क्या होते हैं, वर्णी लवक। अवर्णी लवक की बात करें तो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तने का भाग, जड़ जो जमीन के अंदर पाई जाती है, यहां पर आपको प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो इसमें जो लवक होता है वो कौन सा होता है, अवर्णी लवक। केंद्रक की बात करें दोस्तों, सेंटर की बात करें, खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका पूरा कोशिका का जो नियंत्रण होता है वो किस पर डिपेंड रहता है, वो केंद्र पर डिपेंड। दूसरा, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, इनका भी वो प्रबंधक रहता है। गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें तो खोज की गई वॉल्डेयर ने। ये जननिक जो लक्षण होते हैं उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इस प्रकार से एग्जाम में आपसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन। तारक काय की बात करें तो इनकी खोज की थी टी बोवेरी। कोशिका विभाजन के समय जो एस्टर किरणें होती है उनका विकास करना।
उनका क्या करता है, ये विकास करता है। तो आज के हमारे जो पॉइंट थे कोशिकाओं के अंग के बारे में, उसको हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के कुछ और टॉपिक लेके आए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और लाइक भी कीजिएगा। नए आप लोग हैं तो ऐसी और वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।